ऑनलाइन चल रही होंगी। ठीक है, टाइम के साथ अराउंड 1100 में शायद ये मैग्नेटिक कॉम्पास का यूज का एविडेंस मिलता है। चाइनीज शिप्स में वो नेविगेशन के लिए मैग्नेट्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेट्स भी ऑब्वियसली एक बहुत ही क्यूरियस मैग्नेटिज्म बहुत क्यूरियस फिनोमिनन था। मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स बहुत ही क्यूरियस ऑब्जेक्ट्स थे। तो मैग्नेट्स के बारे में भी हम लोग जानना चाहते थे कि मैग्नेट्स क्या होते हैं, वो क्यों एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। तो मैग्नेटिज्म की भी थ्योरी पैरेलल में डेवलप कर रही थी। ठीक है, हम लोग कंफर्टेबली मैग्नेट्स को भी डील करने की थ्योरी डेवलप कर चुके थे। ठीक है, हम लोगों को मैग्नेट्स के बीच में फोर्स कैलकुलेट करना आता था, मैग्नेट्स के बीच में फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करना आता था। ठीक है, अब ये जो परमानेंट मैग्नेट्स वाली जो कंप्लीट थ्योरी है, ये हम इसी कोर्स में एक दो चैप्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें परमानेंट मैग्नेट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी परमानेंट मैग्नेट्स के बीच का फोर्स हमारा कंसर्न नहीं है। ठीक है, बस रिलेट करने के लिए इतना ही बताना चाहता हूँ कि परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में हमें अच्छी खासी नॉलेज थी और परमानेंट मैग्नेट्स की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, फिर उसके बाद 1820 में अराउंड फेमस एक्सपेरिमेंट होता है ऑयस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कभी भी अलग अलग इंडिपेंडेंट ब्रांचेस की तरह नहीं देखी जाने लगी। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को हमेशा लिंक करके देखा जाने लगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इनसेपरेबल फोर्सेस ऑफ नेचर है। और इसके बाद पूरी मतलब ये जो 19th सेंचुरी बिल्कुल रिवॉल्यूशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इसके बाद फैराडे आता है, वो ये फील्ड के फॉर्म में इमेजिन करता है। बिना फैराडे को कोई भी मतलब मैथमेटिक्स नहीं आती थी, लेकिन वो सिर्फ अपने, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वो अपने इमेजिनेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फिनोमिनस, मैग्नेटिक फिनोमिनस को एक्सप्लेन करता है। और फिर उसके बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनका की कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद जो 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 कि बहुत ही की फिगर्स है, उसके बाद एम्पेयर्स आता है। और फिर एक इसको कह लो कि एक मैथमेटिकल जीनियस मैक्सवेल आता है। और वो इससे पहले की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की थ्योरी थी उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता है। और अपना एक मतलब 3 मैक्सवेल की मैथमेटिकल इक्वेशन वो लिखता है और उसमें अपना एक टर्म ऐड करता है। ठीक है, और वो जो टर्म का एडिशन है वो मैक्सवेल का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है, और वो सिर्फ आउट ऑफ हिज ओन मिराक्युलस जीनियस से वो उस टर्म को ऐड करता है। और जैसे ही वो अपने मैक्सवेल इक्वेशन को कंप्लीट करता है, तो मैक्सवेल इक्वेशन कंप्लीट होने के बाद मैक्सवेल प्रेडिक्ट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। पहली बार वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कंसेप्शन लाता है। ठीक है, और यहाँ इतना ही नहीं, वो इतना ही नहीं प्रेडिक्ट करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करती है नेचर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड भी कैलकुलेट करता है मैथमेटिकली। और वो बहुत ही बिग मोमेंट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड आती है वो एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आती है। तो फिर मैक्सवेल बोलता है कि अच्छा, ये स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, तो स्पीड ऑफ लाइट, तो इसका मतलब ये है कि जो लाइट है ना वो और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक, बहुत लोग इमीडिएटली मानने लगते हैं कि हाँ लाइट वेव होगी, कुछ लोग ऐतराज भी करते हैं। लेकिन जब ऑब्वियसली देखो, अगर अगर मान लो तुम्हारी स्पीड किसी कार के इक्वल है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा कार सेम ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होने का मतलब ये नहीं है कि लाइट
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई, लेकिन लकीली उसका जो प्रेडिक्शन था वो सही होता है। उस टाइम में भी लोग सोचते थे लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन इनका कनेक्शन थोड़ा बहुत पहले से भी हमें दिखता था, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जैसे स्पार्क होता है तो लाइट निकलती है, और भी इस तरह के लिंक्स पहले से फील हो रहे थे। तो उसके बाद लोग तैयार हो जाते हैं कि लाइट और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अभी अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, पेपर पे है, कुछ टाइम के बाद फिर हिंदी हर्ट जाता है, फिर वो लोग उससे बोलते हैं, मैक्सवेल के टाइम में ही बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करके दिखाओ। तो उस टाइम में हर्ट्स कहता है कि नहीं, हमारे पास इतना अभी टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं है, अभी जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस और डिटेक्ट नहीं कर सकता। फिर उसके बाद 30 साल के बाद फिर से हर्ट से पूछा जाता है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है, पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिटेक्ट करके दिखाओ, ठीक है, प्रोड्यूस करके दिखाओ। तो बोला हाँ, अब टेक्नोलॉजी, अब मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है और डिटेक्ट करता है। फिर पहली बार वो जो मैक्सवेल की सारी थ्योरी थी वो एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई हो जाती है। एनीवे, तो ये सारी जो ये जो जर्नी है, इसको तुम लोग कोर्स में स्टेप बाय स्टेप खुद से एक्सपीरियंस करोगे। अभी हम लोग मैग्नेटिज्म स्टार्ट करें, और मैग्नेटिज्म के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है तुम्हारे कोर्स का। मेरे लिए भी, मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था तो मैं मैग्नेटिज्म को पहले ऐसे नहीं देखता था, जो कि कोर्स कवर करने के बाद समझा। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था। पिछली क्लास में मैंने बताया कि ऑयस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूव हो जाता है कि मूविंग चार्ज भी सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म है। ठीक है, ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूव हो जाता है मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, मूविंग चार्ज अगर कहीं पर भी रखा हुआ है तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, जैसे जैसे चार्ज है, चार्ज रुका हुआ है, मूविंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो हमेशा प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंप्लीटली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर चार्ज मूव भी कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और अगर इसी मूविंग चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्जेस के ऊपर फोर्स भी एक्सर्ट करेगा। ठीक, हमें पता चलता है ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद कि मैग्नेटिज्म सिर्फ परमानेंट मैग्नेट शो नहीं करते हैं, मूविंग चार्जेस भी मैग्नेटिज्म शो करते हैं। मूविंग चार्जेस भी एक दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक नेचर का फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम तक हमें ये लगता है कि मैग्नेटिज्म के दो सोर्सेस हैं। ठीक है, एक तो परमानेंट मैग्नेट्स हैं, नेचर में ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमें मिलते हैं, नेचर में ऐसे मटेरियल्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, और साथ साथ हमें ये भी पता चलता है जो मूविंग चार्जेस हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। पहला मूविंग चार्ज दूसरे मूविंग चार्ज के ऊपर, दूसरा पहले के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, अब आगे की ये वैसे ये मिस्ट्री में आगे डिस्क्लोज करने वाला था, लेकिन मेरे पास बहुत पेशेंस नहीं है। तुम आगे देखोगे और तुम अपनी आंखों से आगे कुछ टाइम के बाद इसको एक्सपीरियंस करोगे कि ये जो परमानेंट मैग्नेट्स भी है उनकी मैग्नेटिज्म का रियल सोर्स और कुछ नहीं है, उन परमानेंट मैग्नेट्स के अंदर के मूविंग चार्जेस ही है। तो रियल सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म और कुछ नहीं है, वो मूविंग चार्जेस ही हैं। ठीक है, अब वो परमानेंट मैग्नेट्स के अंदर मूविंग चार्जेस कहाँ से आते हैं तो थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो, और डिटेल में हम आगे देखेंगे। ठीक, अरे कोई भी मटेरियल है उसके अंदर एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, मूविंग चार्जेस है ना, अब वो मूविंग चार्जेस मिल करके ना इस तरह से अलाइन होते हैं कि वो मैग्नेटिज्म शो करते हैं। वो हमारा आगे का
कंसर्न है। ठीक है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही था कि मूविंग चार्जेस जो है वो मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूविंग चार्जेस को रखा जाए तो उनके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा। मतलब एक मूविंग चार्ज दूसरे मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक। अच्छा, इसमें तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि तुम लोग सोच रहे होगे कि जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही सिंपल थ्योरी थी। हमारे पास अगर एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है, तो पहले पहले ही मैंने कूलॉम्स लॉ बता दिया और बोला कि एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा वो इन मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक, कंप्लीटली। उसी तरह से तुम बोलोगे नहीं ये मूविंग है, v1 है, ये मान लो इधर जाए v2, इलेक्ट्रिक फोर्स इनके बीच में कितना एक्ट करेगा वो हमें पता है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास इन दोनों चार्जेस के बीच में मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट करेगा, किधर एक्ट करेगा, वो भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, हाँ मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूँ कि अभी इन दोनों चार्जेस के बीच में मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो उतना सिंपल नहीं है जितना कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस का है। तो वैसे तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कैलकुलेट करने के लिए मैंने ऐसा बोला था कि ये तो दो पॉइंट चार्ज है, लेकिन जब हमारा सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता जाएगा तो हम फोर्सेस को रिकॉर्डिंग चलिए ना, हाँ ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स को इतनी आसानी से नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो फोर्स कैलकुलेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और दूसरा सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा। बिल्कुल उसी तरह से मैग्नेटिज्म में हम डायरेक्टली बोलते हैं, मैग्नेटिज्म में अगर हमारे पास दो सिस्टम है मूविंग चार्जेस का, तो पहला जो सिस्टम है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और दूसरा सिस्टम इस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो तुम दो सिस्टम्स के बीच में, मूविंग चार्ज के सिस्टम्स के बीच में फोर्स तभी कैलकुलेट कर सकते हो जब तुम्हें मूविंग चार्जेस के सिस्टम्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना आता हो, और मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज सिस्टम को रखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज सिस्टम, मूविंग चार्ज सिस्टम के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना आता हो। सिंपल है। और किसी सिस्टम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले किसी पॉइंट चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर हमें किसी पॉइंट चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना आता है तो सिस्टम में जितने भी पॉइंट चार्जेस हैं हर एक की वजह से ऐड करके हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। उसी तरह से किसी सिस्टम के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले किसी एक पॉइंट चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। फिर हम चार्ज का कैसा भी सिस्टम दे दिया जाएगा, एक एक करके हर एक चार्ज के ऊपर फोर्स ऐड करके, मैग्नेटिक फोर्स ऐड करके टोटल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में हमें चार्जेस की वजह से फील्ड कैलकुलेट करना आना चाहिए और मूविंग चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक, ये दोनों चीजें हमें सीखनी है। ठीक, और इंटरेस्टिंगली मैंने पिछली बार तुम लोगों को बोला था कि अनलाइक इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के केस में पहले फील्ड कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं कर रहे, पहले फोर्स कैलकुलेशन वाला पार्ट कर रहे। ठीक है, तुम पूछोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मेरा आंसर है मेरी मर्जी। इन दोनों पार्ट्स में से कोई भी पार्ट में पहले करा सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सेकंड पार्ट है ना, मतलब फोर्स कैलकुलेशन वाला पार्ट, वो तुम लोगों के लिए भी ज्यादा सिंपल रहेगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर पहले फील्ड कैलकुलेशन करें फिर फोर्स कैलकुलेशन करें, या फोर्स कैलकुलेशन पहले सीख लें उसके बाद फील्ड कैलकुलेशन सीख, एक ही बात है। ठीक है, दोनों पार्ट्स हमें कवर करने। तो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, हम ऐसी सिचुएशन मानेंगे जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड हमें दे दी गई है और उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी मूविंग चार्ज को रखा गया। मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, ठीक है, ये कैलकुलेट करना सीखना है। और पिछली क्लास में ही जो फोर्स कैलकुलेशन वाला पार्ट था उसको, ठीक है, हमने बहुत हद तक डिस्कस कर लिया था। पिछली क्लास में क्या क्या चीजें बताई थी, पिछली क्लास में बताया था कि मान लो हमारे पास कोई रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक पॉइंट चार्ज को रखते हैं।
तो इस पॉइंट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से था कि ऑब्वियसली चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगी वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, वो चार्ज पर डिपेंड करेगी, ठीक है, चार्ज पर डिपेंड करेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो फोर्स की जो कंप्लीट वैल्यू आती है Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड कितना है QE के इक्वल, जितना ज्यादा चार्ज होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा, फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगी। अगर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के अलॉन्ग, नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के ऑपोजिट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कैलकुलेशन सिंपल स्टोरी है। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और ये हम लोग लास्ट टाइम में कर रहे थे। लास्ट टाइम में हम लोगों ने फोर्स का एक्सप्रेशन लिखा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी मूविंग चार्ज को रखते हैं तो उस मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स एक्ट करेगा, ठीक। तो वो एक्सप्रेशन लिखने से पहले मैं तुमसे थोड़ा इंट्यूटिवली जानना चाहता था कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में चार्ज को रख देते हैं तो ये तो अगर स्टेशनरी है तो कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगा, इसको मूविंग बनाना पड़ेगा। मान लो ये कुछ ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। ऑब्वियसली यहाँ पे चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड पर तो डिपेंड करेगी और करती ही भी है, लेकिन साथ साथ चार्ज की वेलोसिटी एक नया वेरिएबल भी यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा वो चार्ज कितना ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज्यादा है, इन पर तो डिपेंड करेगा। साथ ही चार्ज कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चार्ज की जो वेलोसिटी है ना उस पर भी मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करना चाहिए। ये कॉमन सेंस से कह सकते हैं, क्योंकि चार्ज पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो स्टेशनरी चार्ज पर तो नहीं एक्ट कर रहा है ना, मूविंग चार्ज पर एक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली वेलोसिटी डिसाइडिंग फैक्टर होगी कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा। अलग अलग वेलोसिटी से तुम चार्ज पार्टिकल को अगर प्रोजेक्ट करोगे तो तुम गेस कर सकते हो कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर अलग अलग मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। ठीक, क्वेश्चन उठता है कि मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कितनी होगी। तो मैग्नीट्यूड के लिए बहुत ही सिंपल, मैंने बताया था कि हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, कोई रीजन लेते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह की है, मान लो, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है, मान लो कुछ इस तरह से। अब तुम्हारा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है, तो ये तुम नेचर के क्रिएटर से पूछ सकते हो कि तुम पूछोगे स्टेशनरी चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्यों नहीं एक्ट करता है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन होगा कि जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करता है, तो मेरा क्वेश्चन है न्यूट्रॉन के ऊपर क्यों नहीं एक्ट करता है इलेक्ट्रिक फोर्स। हाँ, ये क्वांटम फिजिक्स का मैं तो कभी भी कवर ले सकता हूँ, क्योंकि ठीक है, तुम लोग मानो या ना मानो, इसमें से ज्यादातर चीजें जो हैं वो अल्टीमेटली, अगर मैं बहुत ज्यादा डीप में जाऊंगा एक्सप्लेन करने के लिए तो अल्टीमेटली क्वांटम में जाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्वांटम एक बहुत ही नई दुनिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया। ओके, तो ये एक प्लेन है जिसपे कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से है ड्रॉ करके दे दी गई है, और मैंने बोला था कि चार्ज पार्टिकल को, कोई चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं और उसको किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर देते हैं। लेट अस से charge particle is projected at some angle, making some angle with the magnetic field. Say theta is the angle, and the magnitude of charge is q. ठीक है, तो मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट किया, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एक्सपेरिमेंट करके हम पता लगाते हैं कि अगर हम चार्ज को बढ़ाते हैं
तो हम ऐसा एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। तो ये हम खुद से नहीं डिसाइड कर सकते, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि जब हम चार्ज को बढ़ाते हैं तो ये मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, जिस फैक्टर से चार्ज को बढ़ाते हैं मैग्नेटिक फोर्स की भी वैल्यू उसी फैक्टर से बढ़ती है। एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी फोर्स उतना ज्यादा एक्ट करेगा। स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड कुछ में चार्ज को रखोगे तो उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। और फिर वेलोसिटी पर भी डिपेंड करती है, लेकिन लेकिन हम एक्सपेरिमेंट से देखते हैं कि चार्ज की टोटल वेलोसिटी पर मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स चार्ज की टोटल वेलोसिटी पर नहीं डिपेंड करता है, सिर्फ वेलोसिटी के उस कंपोनेंट पर मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, मैंने तुम्हें समझाया था ये एग्जांपल देकर कि ये चार्ज पार्टिकल लिया, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग प्रोजेक्ट किया, चार्ज पार्टिकल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, चार्ज पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट चलता जा रहा है अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, मैंने सीक्वेंस में बताया था, पहले रेस्ट पे रखा, हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कोई फोर्स नहीं एक्ट किया, फिर मैंने बताया कि अब इसको प्रोजेक्ट करते हैं, किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें। तो हम ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि अगर चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें ना तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, तो हम चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि वेलोसिटी का वही कंपोनेंट, ठीक है, वेलोसिटी का वही कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमेशा जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पर ट्रैवल कर रहा होगा तो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आएगा, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ये जो मतलब मैंने जो ड्रॉ किया ये प्लेन है, प्लेन पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ की है, उससे थीटा एंगल पर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये तुम्हारी बहुत ही इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और मैं तुम्हें पहले से ही स्ट्रिक्टली वार्न कर देता हूँ कि मैग्नेटिज्म वाले पार्ट में ना डायरेक्शंस का, इमेजिनेशन का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, तो तुम्हारी विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए। नेचुरली बहुत लोगों की बहुत अच्छी होती है, जैसे कि मेरी थी, मेरी है मतलब हमेशा से, लेकिन कुछ लोगों की मैंने ऐसा नोटिस किया है, मतलब रेयरली ऐसा नोटिस किया है कि विजुअलाइजेशन उतनी अच्छी नहीं होती है, तो उनको थोड़ा सा एफर्ट लगाना होता है, तो वो ठीक है फिर वो सारे पॉइंट्स को जो है वो विजुअलाइज कर पाते हैं। कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसको तुम इमेजिन कर पा रहे हो अपने दिमाग में 3D में कि उसका बैक साइड कैसा होगा, टॉप व्यू कैसा होगा, साइड व्यू कैसा होगा, है ना? तो इतना अगर कर पा रहे तो ये सफिशिएंट है। ठीक है, तो मेरा एक फ्रेंड था और उसे विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम होती थी बहुत ज़्यादा, तो पहले मैं नहीं समझ पाता था, लेकिन बाद में, क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग में एक इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट होता है, तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है ना तो उसका मतलब वो एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट ईयर में तो सभी पढ़ाया जाता है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मशीन्स बनाते हैं, मशीन की पार्ट्स को हमें ड्रॉ करना होता है, मशीन की पार्ट्स हम डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो डिज़ाइन तभी करेंगे ना जब हम उसको ड्रॉ कर पाए। तो किसी भी पार्ट की जो 3D में ड्राइंग है उसको बनाने का तरीका होता है। ठीक है, वही इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम सीखते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है उसका साइड व्यू क्या होगा, टॉप व्यू क्या होगा, वो जब तक तुम इमेजिन नहीं कर सकते तो ड्रॉ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ जैसे तुम ऑब्जेक्ट को देखते हो ना तो तुम्हारा जो है ना तुम्हारे पास ये बाइनोक्यूलर स्टीरियोस्कोपिक विजन होता है, तो वो तुम्हारा ब्रेन प्रोसेस करता है, तुम्हारी डेप्थ परसेप्शन होती है। ठीक है, तो तुम्हें अंदाजा होता है कि उसकी वेट का और लेंथ का।
है ना। तो वो कितना ज्यादा अच्छा है तुम्हारा, वो डिसाइड करेगा कि तुम कितने अच्छे से विजुलाइज कर पाते हो। और सबसे सबसे सिंपल तरीका है कि तुम उतना ही ज्यादा एफर्ट लगाओ, उतना ही ज्यादा सोचो, जितना ज्यादा सोचोगे, जितना ज्यादा इमेजिन करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो उतना ज्यादा तुम्हारी विजुअलाइजेशन अच्छी होगी। ओके ओके। अच्छा हाँ, ये एक नॉर्मलिटी भी होती है कि कुछ लोग हैं ना, बहुत रेयर होता है कि उनका जो ये स्टीरियोस्कोपिक विजन है वो डिस्टॉर्टेड होता है, तो उनको डेप्थ परसेप्शन नहीं होती है। इसको तुम फील कर सकते हो, जैसे तुम एक बॉल लो और उसको कैच करने की कोशिश करो लेकिन एक आंख से, ठीक है, या अपने फ्रेंड को बोलो कि बॉल तुम्हारी तरफ फेंके, ठीक है, तो तुम जब बॉल तुम्हारी तरफ आ रही होगी तो तुम्हें फील होगा कि वो पास आ रही है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो डिस्टेंस है उसका अंदाजा तुम्हारी विजन से भी लगता है, ठीक है। अब अगर एक आंख से करोगे ना तो वो बाइनोक्यूलर विजन तो रहा नहीं, तो जो आंखों में दो इमेजेस जाती है ना एक ऑब्जेक्ट की, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, उससे डिस्टेंस का भी अंदाजा लगाता है, तो वो तो तुम कर नहीं पाओगे, तो एक आंख से तुम कैच कर ही नहीं पाओगे। ये तो बहुत लोगों को जिनके डिस्टॉर्टेड होती है ये विजन, तो उनको उनको जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल प्लेन की तरह, 2D की तरह दिखते हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट पास है कौन सा दूर है पता ही नहीं चलता है, ठीक है। थोड़ा बहुत अंदाजा लगने लगता है टाइम के साथ, ठीक है। ब्रेन क्योंकि वो सुपर कॉम्प्लेक्स मशीन है और सुपर इंटेलिजेंट मशीन है, वो अपना रास्ता बना लेती है, तो वो तुम्हें वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करने का एक एक मेथड, ठीक है, तैयार करके देती रहती है हमेशा। लेकिन लेकिन अगर अगर उसमें प्रॉब्लम है तो तुम्हें वो विजन अच्छे से नहीं मिलेगा। इसके लिए हमारा ब्रेन का कौन सा हिस्सा यूज होता है वैसे, विजन के लिए ऑसिपिटल लोब यूज होता है तुम्हारा, जो कि बहुत ही बड़ा पोर्शन होता है। हाँ हाँ, वेरी गुड। और ये हमारे हमसे पहले के जो होमो होमोसेपियन से पहले के जो आ, उसको तुम लोग क्या बोलते हो, एवोल्यूशनरी लिनेज में, उनका उनके, हाँ, नेंडरथल्स भी थे और भी उससे पहले के जो जिनके हम डिसेंडेंट्स हैं, तो तो उनके ब्रेन का जो ये पार्ट था ना, मतलब विजन वाला, वो बहुत ही कम होता था। तो ये विजन है ना, वो उसके लिए बहुत प्रोसेसिंग चाहिए होती है, उसके लिए ब्रेन का पूरा ये इतना बड़ा हिस्सा डेडिकेटेड होता है, ये बैक साइड होता है। ओके ओके ओके, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ हाँ, विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन की बात कर रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारी डायरेक्शंस आने वाली है, तो डायरेक्शंस तुम्हें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, डायरेक्शंस इमेजिन करना आना चाहिए। एनीवे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, साथ साथ फॉलो करते चलोगे, जहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी बार बार पूछोगे, डिस्कस करोगे, है ना, और ज्यादा सोचोगे, अपने लेवल पे एफर्ट लगाओगे, वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग लास्ट क्लास में यहाँ तक पहुंच चुके थे कि ऑब्वियसली चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो इन तीनों चीजों पर डिपेंड करेगा। एक्सपेरिमेंटली पता चलता है कि वेलोसिटी के सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा। मैं एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ। मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ यूं है, जो बोर्ड है ना, बोर्ड में जिस तरह से मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की हैं, एग्जैक्टली तुम्हें इमेजिन करनी है कि इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। मान लो कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं तो समझाया था। मान लो इधर ना, वैसे इस पार्ट को अच्छे से समझने के लिए तुम क्या करो ना, मार्केट से, शॉप से, जब तुम्हें मतलब मौका मिले तो ये मैग्नेट्स बहुत सारे इस तरह से खरीद लो, आयरन फाइल्स खरीद लो, मैग्नेट्स, बार मैग्नेट्स खरीद लो, अलग अलग शेप के मैग्नेट्स खरीद लो। तो एक्सपेरिमेंट मैं कराऊंगा तो साथ साथ तुम्हें उसको खुद से भी कर पाओगे तो तुम्हें मजा आएगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ओके, ठीक है, तो कोई रीजन है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से है, चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हम किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं,
वेलोसिटी का मान लो वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, लेट अस से 20 मीटर पर सेकेंड है, और वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है ना, वो डिपेंड इस चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर वेलोसिटी पर करेगी। ठीक है, जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है ना, ये डिसाइड करेगा कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना एक्ट करेगा। ये जो 20 मीटर पर सेकेंड है, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी को डबल करते हो तो फोर्स भी ना डबल हो जाएगा। 3 टाइम्स करते हो, फोर्स भी 3 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो परपेंडिकुलर वेलोसिटी को सेम रखते हो, पैरेलल वेलोसिटी को 40 कर देते हो, 60 करते हो, फोर्स सेम रहेगा। फोर्स सिर्फ परपेंडिकुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो एक्चुअली चार्ज की परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से आती है। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल कितना फास्ट मूव कर रहा है, इस पर चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इससे हमने मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला था। वो वैल्यू आ गई थी Q V परपेंडिकुलर B। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और इसको हमने बोला था, ये जो V परपेंडिकुलर है, इट डजंट मैटर एक्सेलरेट करे ना करे, किसी मोमेंट पे चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स होगा वो उस मोमेंट की वेलोसिटी पर डिपेंड। अगर एक्सेलरेट करे, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करिए, तो उसके ऊपर जो फोर्स है वो भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, फोर्स उस मोमेंट की परपेंडिकुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ये ऑब्वियसली मैं किसी एक मोमेंट की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली कुछ टाइम के बाद ये जो चार्ज पार्टिकल कहीं आगे चला जाएगा। ठीक है, तो आगे जाने के बाद यहाँ पर जो इसके पास वेलोसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाली, उस परपेंडिकुलर वेलोसिटी पर पार्टिकल के ऊपर फोर्स की वैल्यू डिपेंड करेगी। अगर वो चेंज कर गई तो फोर्स चेंज कर जाएगा, सेम रहेगी तो फोर्स सेम रहेगा। ठीक है, ओके, हम किसी मोमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये जो v परपेंडिकुलर है, इसको हम लिखेंगे v, एंड दिस इज v साइन थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है v साइन थीटा होगा यहाँ पर, इसको तुम देख सकते हो, और जो पैरेलल कंपोनेंट है दैट इज v cos थीटा। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन आ गया था। और फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन के लिए भी हमने लास्ट टाइम में बोला था कि फोर्स की डायरेक्शन के लिए भी हमें अल्टीमेटली एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ता है, कि खुद से हम गेस करके नहीं बता सकते हैं। हम अलग अलग डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते जाते हैं, और हम नोटिस करते, ऑब्जर्व करते हैं कि पार्टिकल के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हमें समझ में आता है कि चार्ज पार्टिकल को जैसे भी प्रोजेक्ट करो, चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है ना, वो हमेशा चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आती है। ठीक है, तो मान लो इस केस में वेलोसिटी कुछ यूं है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूं है इधर की तरफ। ठीक है, तुम्हें इमेजिन करना है कि ये कार्डबोर्ड है कोई। ठीक है, उस कार्डबोर्ड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे मान लो मार्कर से ड्रॉ कर, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स किस डायरेक्शन में अभी पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहा होगा। तो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर्स जिस प्लेन में है, उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करेगा। तो फोर्स कुछ ऐसे एक्ट करेगा।
ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। और ये स्ट्रेंज है, तो तुम्हें यहाँ से ये भी अंदाजा लग रहा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, उसको हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, पहले उसको फोर्स लाइंस ही बोलते थे, बाद में उसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रख दिया गया। पहले वो फोर्स लाइंस, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस होती है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ये फोर्स लाइंस नहीं होती है। ठीक है, तो पहला कंफ्यूजन ये तुम्हें दूर करना है कि मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, उधर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमेशा फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है। ठीक है, किस किस एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो बहुत सारी डायरेक्शंस होंगी, है ना। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो विजुअलाइजेशन में जो, ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो ये बहुत सारी डायरेक्शन हो गई, है ना। इस प्लेन पे जितने भी डायरेक्शंस होंगी वो सारी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। उनमें से, इन सारी डायरेक्शंस में से उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा जो कि वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, या सिंपल सिंपल लैंग्वेज में, वेलोसिटी और फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर दोनों के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा तो इसको लिखने का मैथमेटिकली तरीका होता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर का मतलब है, तुम्हें समझ में, हाँ फोर्स नीचे भी हो सकता है, फोर्स नीचे भी हो सकता है। तो हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि फोर्स की जो डायरेक्शन है ना, दैट इज अलोंग v क्रॉस b। ठीक है, तो इन दोनों को, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। तो ये जो मैग्नीट्यूड वाला एक्सप्रेशन है, इसको हमें देख करके लगता है चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन उसके बाद फोर्स का एक्सप्रेशन कैसा है, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है, चार्ज टाइम्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये जो वी बी साइन थीटा है, वो देख करके हमें खुशी होती है, क्योंकि ऐसा एक्सप्रेशन हम पहले से इस तरह के एक्सप्रेशन से हम फेमिलियर है। वी बी साइन थीटा जो है ना, वो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम है। तो तुम इस एक्सप्रेशन को देख करके ना बोलोगे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड और कुछ नहीं है। इसको हम शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, हम अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन पता चल गया है, लेकिन डायरेक्शन के बारे में बाद में। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू वी क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ये वी क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू वी क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो हम सोचते हैं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही एक्सप्रेशन है, कितना अच्छा होता अगर फोर्स का जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है ना, वो इस एक्सप्रेशन से ही हम फोर्स के कंप्लीट एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम सोचते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन किधर है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी v क्रॉस b की तरफ है। तो ये समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि फोर्स का जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है, क्यों ना हम v क्रॉस b के इक्वल लिखते हैं। और ये एक्सप्रेशन फोर्स का बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फोर्स की वैल्यू बता रहा है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन से फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्यू वी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, अरे अरे अरे, ये वो मैग्नीट्यूड नहीं है, ये बस ऐसे ब्रैकेट है। ठीक है, यहाँ तक लास्ट क्लास में किया है, और इस क्लास में भी लगता है यहीं तक कर पाया है हम। चलो फिर भी मैं थोड़े 2-3 पॉइंट्स और बताऊंगा, फोर्स से थोड़ा सा मैं और फेमिलियर करूंगा, क्योंकि फिर अगले क्लास में ना सीधा हम लोग न्यूमेरिकल टॉपिक्स पे आएंगे। तो अभी डायरेक्शन से मैं थोड़ा सा और फेमिलियर कर देता हूँ। अगर तुमने ये वाली क्लास अभी अटेंड की है, तो मैं चाहता हूँ तुम में से हर एक को आज के बाद मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में कभी जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो एक्सप्रेशन कहता है कि मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू वी साइन थीटा है, मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो v क्रॉस p के अलोंग है। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन तुम तभी निकाल सकते हो
जब तुम्हें v क्रॉस b की डायरेक्शन निकालनी हो। v क्रॉस b का मतलब है दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन मैं तुम्हें पहले से डिटेल में बहुत बता चुका हूँ। अब मुझे ये बताओ कि कोई है तुम में से ऐसा जिसको कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम है? क्रॉस प्रोडक्ट कई बार किया है, तो अभी अगर प्रॉब्लम है तो मैं रोना आ जाएगा मुझे, क्योंकि रोटेशन में इतनी बार तुमसे क्रॉस प्रोडक्ट करा है, अब तो नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, और तुम्हारा काम ये होगा कि इन एग्जांपल्स में चार्ज पार्टिकल के ऊपर, देखो मुझे भरोसा है तुम पर कि मैग्नीट्यूड तो तुम हर बार निकाल लोगे अच्छे से, ठीक है, मैग्नीट्यूड में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्यू वी भी साइन थीटा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग डायरेक्शन भी अच्छे से चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की निकाल पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, उन एग्जांपल्स में तुम्हें देख करके यही बताना है कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। एक एग्जांपल मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी तुम सॉल्व करोगे। अच्छा, वेक्टर से रिलेटेड तुम्हें ये पता है कि ये जो डॉट सिंबल होता है ये किस लिए होता है, और क्रॉस सिंबल किस लिए होता है, समझाया था। ये इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, और ये आउटसाइड, ऐसा ही है ना, यही याद है तुम्हें? ये है आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक है, और ये इनसाइड। ठीक है, तुम्हें समझाया था कि जो एरो एरो होता है ना, इस तरह से अगर एरो होगा तुम्हारे पास, तो इसका जो, अगर तुम उसको सामने से देखोगे ना तो ऐसा पॉइंट दिखेगा। ठीक है, ये पॉइंट दिखेगा ऐसे करके, ठीक है, और इधर से अगर सामने से देखोगे तो ये पॉइंट दिखेगा, मतलब ये बाहर की तरफ आ रहा है। इधर से देखोगे तो ये क्रॉस दिखेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, पिछला वाला ही। कोई रीजन है, ये बोर्ड का प्लेन है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जैसे ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और हम एक चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, और चार्ज पार्टिकल को हम कुछ यूं प्रोजेक्ट करते हैं इधर की तरफ। मुझे बताओ तुम कि मान लो यहाँ चार्ज पार्टिकल रखा हुआ था, इसको ऐसे हिट करके ना, ठीक है, जैसे कैरम बोर्ड में उसको हिट करते हो ना, वैसे ही तुमने चार्ज पार्टिकल को हिट किया। ठीक है, हिट करने का तूने वेलोसिटी दे दी। जैसे ही चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी आएगी, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि अब ये सिंपल चार्ज पार्टिकल नहीं है, ये मूविंग चार्ज पार्टिकल है, और हर मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करती है। किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा? गुड 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 गुड, वेरी गुड। हाँ, तुम बोलोगे ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। राइट हैंड, अपना राइट हैंड उठाते हैं, और वी से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करते हैं। तो वी से बी तक फिंगर्स को कर्ल करने के बाद, ठीक है, अगर तुम अपना हाथ घुमा पा रहे हो तो तुम्हारा जो थंब है ना, वो पॉइंट करेगा, वो पॉइंट करेगा इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, इसका मतलब है इमीडिएटली जैसे हमने इसको चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट किया ना, मैग्नेटिक फील्ड इसको अंदर की तरफ पुश करेगी। तो यहाँ पे रुका हुआ नहीं रहेगा, ये आगे सीधा जा ही नहीं सकता है। ये जैसे आगे जाने की कोशिश करेगा ना, तो ये अंदर की तरफ ऐसे करके बेंड करने लगेगा, बोर्ड के अंदर की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, इसी में बताओ, चलो इसमें हमारा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हैं। हाँ उबैर, वो तुम्हारा डाउट 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा, अभी तुम टेंशन मत लो। अभी के लिए बस इतना मान लो कि हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन v क्रॉस b के अलोंग आती है, b क्रॉस b के अलोंग नहीं आती है। ठीक, एक्सपेरिमेंट से देखा। चार्ज पार्टिकल को पहले जो है ना, इसको कुछ न्यू प्रोजेक्ट किया। दूसरे केस में चार्ज पार्टिकल को हमने इधर की तरफ प्रोजेक्ट किया।
इसी केस में चार्ज पार्टिकल को हमने चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है, लेकिन चार्ज पार्टिकल को बोर्ड के अंदर की तरफ प्रोजेक्ट किया है। जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी इज इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। ये चार्ज पार्टिकल को अंदर की तरफ प्रोजेक्ट किया है। इसको इमेजिन करने की कोशिश करो 3D में। हाँ, एक एक करके पहले खुद तीनों के लिए डिसाइड कर लो और फिर एक एक करके बताओ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। 3087,128 तुम्हारा कंक्लूजन बिल्कुल सही है, क्योंकि उस टाइम में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ओके, गुड 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 गुड। ठीक है, फर्स्ट केस में राइट हैंड रूल यूज करते हैं। तुम अपने थंब का जो पाम है उसको वेलोसिटी की तरफ रखोगे। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा राइट हैंड रूल करना है। तो जो लोग लेफ्टी है ना, उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि गलती से वो अननोइंगली वो हर बार क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड उठाएंगे। तो तुम्हें ये ध्यान देना है कि ये राइट हैंड से, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड से, वही कन्वेंशन हमने बनाया है। जिनका राइट हैंड मान लो इंजर्ड हो या कट गया हो, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको लेफ्ट हैंड करना चाहिए, उसको उल्टा ले लेना चाहिए। ठीक है, नहीं ऐसा कोई है नहीं वैसे तो टेंशन की बात ही। हाँ, राइट हैंड लेते हैं और पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करते हैं पाम को। तो पहले में फोर्स की डायरेक्शन की तरह आ रही है आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, थंब बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है। दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। वी की तरफ पाम को रखा और बी की तरफ कर्ल किया, तो इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, और तीसरे वाले केस में वी मतलब अंदर की तरफ हमें रखा। ठीक है, अपने पाम को ना अंदर रखो और कर्ल करो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, तो इस बार जो तुम्हारा हाथ होगा ना, तो यार ये तो मैं बना नहीं सकता, तुम लोग क्या करो, मुझसे बनवाओ मत। तो इस तरह से तुम हाथ रखोगे, पाम जो है तुम्हारा अंदर है, फिर इसको ऐसे करके कर्ल करोगे, ऐसे करके ना कर्ल करोगे, तो ऐसे करके फिंगर्स जो है ऐसे करके कर्ल होंगी, तो जो थंब है ना इधर पॉइंट करेगा। ठीक है, तो इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स राइट, बिल्कुल बिल्कुल फील्ड के भी और वेलोसिटी के बिल्कुल परपेंड इधर की तरफ फोर्स एक्ट करेगा। तो तुम अगर अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा वो राइट डिफ्लेक्ट, चार्ज पार्टिकल राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगा, राइट वर्ड्स। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द थर्ड एग्जाम। ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा, इसमें कोई है जिसको कि ये डायरेक्शन नहीं आ रही है? अगर कोई ऐसा है तो अभी बता दो। क्रॉस प्रोजेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो और तुम लोग खुशी खुशी घर जाओ। छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें इसमें तुम्हें ये क्वेश्चन है, चार्ज पार्टिकल दे देता हूँ और तुम्हें फोर्स की डायरेक्शन तुम्हें बतानी है। अच्छा, इसमें थोड़ा फिगर बनाने के लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर घर पे हो तो घर पे ही तुम लोग मत जाओ, फिर घर पे ही रहो। ये मैं ट्राई कर रहा हूँ। पता नहीं मेरी ड्राइंग स्किल्स खराब क्यों होती जा रही है, तुम लोगों का ही लगता है कि असर है। ठीक, पेरेंट्स कहते हैं कि जैसी तुम्हें कंपनी होती है ना, वैसा ही मतलब धीरे धीरे तुम्हारे अंदर भी वही हैबिट्स आती हैं। कि तुम लोग इसको मानते हो क्या? कितने लोग मानते हैं? नहीं आती है? तो ड्राइंग एक्सपर्ट नाम मत रखना है अपने यहाँ पर, नहीं तो मैं बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ ड्राइंग एक्सपर्ट।
ठीक है, ये ऐसा करते हैं, ये मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ गेस कर सकते हो? देखो थोड़ा तुम लोग को इमेजिन करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ये मैं ये थोड़ा इधर की तरफ। गुड। आशिक, तुम्हारी इमेजिनेशन जो है वो अभी टॉप पे चल रही है, बिल्कुल। गुड 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 गुड। देखो एक्चुअली जो ये जूम का बोर्ड है ना, इसका, इसमें जो पेन की सेंसिटिविटी होती है वो बहुत ही मतलब अच्छी नहीं होती है, तो उससे प्रॉब्लम होती है। मैं बनाऊंगा कुछ, तुम्हें दिखेगा कुछ, और मुझे लगता है प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। तो जल्दी बनाने से क्यूब अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया ना तो डायरेक्शन में कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं थोड़ा चाहता हूँ कि क्यूब थोड़ा सही बने। ठीक है। हाँ तो अ, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, एंड से दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जी एक्सिस। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। तो अब थोड़ा बहुत जो एरर है ना, वो अपने दिमाग में तुम सही कर लो। अब फिगर को मैं और ज्यादा सही नहीं कर सकता। यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? लेट अस से यहाँ पे बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस एग्जिस्ट करिए, लाइक दिस, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है। और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स दिए गए हैं इन कॉर्नर्स पर। तो चार्ज पार्टिकल जहां जहां दिए गए हैं वहां पे मैं चार्ज पार्टिकल ड्रॉ कर रहा हूँ, और चार्ज पार्टिकल्स कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक चार्ज पार्टिकल लेट अस से one of the charged particles is at origin and its velocity is along y-axis like this, ठीक है। let us name it A। एक चार्ज पार्टिकल A है, वो बिल्कुल वाई एक्सिस के लॉन्ग ट्रैवल कर रहा है। दूसरा चार्ज पार्टिकल इस कॉर्नर पे है, ठीक है, बी, कॉर्नर बी पे, ठीक है। और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये किधर की तरफ ट्रैवल कर रहा है? चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है? ये बताइए, बिल्कुल जी एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रहा है, ऐसे। गुड गुड गुड। तुम लोग समझ ही रहे हो कि क्या क्वेश्चन होने वाला है, तो पहले से ही सॉल्व करके अगर रखते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड द नेक्स्ट चार्ज पार्टिकल इज हियर, ठीक है, diagonally opposite corner of the origin point। और इस C पॉइंट पर रखे हुए चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है दैट इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, इधर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। और डी डी किधर ट्रैवल कर रहा है? तो डी जो है ना, ये डी वाला जो है ये सबसे चैलेंजिंग होगा तुम्हारे लिए। देखते हैं कितने लोगों की विजुअलाइजेशन मेरी तरह तो नहीं, मेरे से क्लोज है। ठीक है, ठीक है। अब इन सारे चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर तुम्हें फोर्स की डायरेक्शन बतानी है, क्योंकि यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करके दे दिए गए हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन तुम एक्स में, वाई में, जी में लिख करके बता सकते हो कि फोर्स एक्स के अलोंग एक्ट है, वाई के अलोंग किधर एक्ट है, वो बता सकते हो। एक एक करके सबके लिए आंसर बताओ। और ई पार्टिकल इधर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड।
कुछ नहीं, बस क्रॉस प्रोडक्ट करना आना चाहिए, इसमें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं जो कि तुम्हें ओके वेल ठीक है, वेलोसिटी कुछ ऐसे है। ए के लिए बताओ, एक एक करके सबके लिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले ए के लिए v क्रॉस b, तो v क्रॉस b अगर करोगे ए के लिए, वेलोसिटी y एक्सिस के अलॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो राइट हैंड से जब v क्रॉस b करोगे तो किधर की तरफ आएगा पता है? ये तुम्हारा थंब इधर जाएगा और पहले तो तुम्हारा ऐसे, ठीक है, और इसको जब फिंगर स्क्रल करोगे तो तुम्हारी जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ, तो माइनस जी की तरफ। ए के लिए जो डायरेक्शन आ रही है दैट इज माइनस जी। उसके बाद फिर बी के लिए, बी के लिए तो और आसान है, वी इधर है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है जी एक्सिस के अलॉन्ग और मैग्नेटिक फील्ड है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। वी क्रॉस बी करोगे तो राइट हैंड थंब रूल से वी क्रॉस बी पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो बी की जो फोर्स के लिए, फोर्स की डायरेक्शन होगी बी के लिए वो है पॉजिटिव वाई, ठीक है। अब उसके बाद सी के लिए, सी के लिए फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? गुड, फोर्स जीरो होगा क्योंकि इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में है, मतलब अलोंग या ऑपोजिट। चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स तब एक्ट करता है जब पार्टिकल की वेलोसिटी का कोई भी पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है, तो क्योंकि ये अलोंग है तो ये फोर्स जीरो। और इसी तरह से डी के लिए तुम लोग ट्राई करो, वी क्रॉस बी करोगे तो इससे तुम्हें पता चलेगा माइनस माइनस वाई है। और ई के लिए, ठीक है, हाँ ई के लिए किधर की तरफ है? ओ ओ ओ नहीं नहीं, बताओ, ये जो डायरेक्शन मैंने ड्रॉ किया ना, ये तुम लोग समझ पा रहे हो या नहीं? ये इस वाले फेस पर है ये, ठीक है। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है ना, अगर तुम प्रॉपरली करोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी जैसे ड्रॉ की है वो वाईजी प्लेन में है, velocity is along YZ plane and magnetic field is along here, ये मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो अगर इसका डॉट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ना तो ये तुम्हें थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। जब तुम वी क्रॉस भी करोगे तो वी क्रॉस भी कुछ इधर आएगा, इधर की तरफ, वो एक्चुअली इस प्लेन में आएगा, इसके परपेंडिकुलर ऐसे वाईजी प्लेन में फोर्स रहेगा, इसी प्लेन में, ठीक है। इसको तुम्हें थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, बाकी ये ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है। ये समझ में आ रहा है कैसे है? इन दोनों वेक्टर्स के मतलब इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर बी है, ठीक है। अब ये थोड़ा तुम लोग खुद से विजुलाइज करने की कोशिश करना, टाइम क्योंकि हो गया है तो मैं इसको अच्छे से और वरना समझाता। खुद से ये ट्राई करना, डायरेक्शन किधर आ रही है थोड़ा सोचने की कोशिश करना कि ये 45 डिग्री पर इस एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। चलो आज की क्लास के लिए इतना ही। हाँ, कंपोनेंट्स करके भी कर सकते हैं, इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जब फोर्स एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।